सिकंदर इस एरिया में एंट्री मार रहा था। सिकंदर के मतलब ऊपर एक सनक सवार है कि हमें पूरे विश्व को जीत लेना है। उस खंड भारत की धरती पर सिकंदर की पहली जीत हो गई। चाणक्य ने वही कसम खाया था कि तुमने मेरी शिखा खोली है, इसको तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको इस धरती से ना उजाड़ देते हैं। यहाँ पर चाणक्य की पहली नीति सफल हो गई कि हमें सिकंदर को वापस भेजना है। वो भी बेचारा कहा कि ओ माय गॉड, मेरा सिकंदर मर गया। उसका घोड़ा और वो दोनों मर गए। कहां पर? बेबीलोन। सबसे खतरनाक हथियार थी सब 20 कन्याएं। मगध जो था वो एक्चुअली इसका लोकेशन बहुत जबरदस्त था। मगध का, मगध में तो पहला वंश था हरियंक वंश। देखिए ना, हरियंक वंश ये था। हरियंक वंश इसने ही अपना इतना बड़ा एरिया कर दिया। उसके बाद शिशुनाग आया, ये सब छोटा छोटा बढ़ाते गए सब छोटे छोटे एरिया को। अब महापद नंद आया तो कलिंग को भी जीत लिया और ये पूरा एरिया किसका हो गया? मगध का हो गया। पूरा एरिया मगध का। मगध के पास नदियों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से भूमि उपजाऊ थी और कृषि अच्छा होता था। राजा के पास पैसा था। झारखंड वाला एरिया भी मगध में ही आ गया था। कोयला, लोहा, हाथ सब चीज वहां से मिल जाता था। हाथी के दांत, लकड़ी, हर चीज मिल जा सकता था। मगध इतना बड़ा था कि इसे कोई जीतने की सोचता नहीं था। इधर से हमला करके घुसिएगा तो इधर से आके थूर देगा आपको। तो यहां पर कोई नहीं। ऊपर मगध में पूरी तरह से पहाड़ था, नीचे बंगाल की खाड़ी थी। मगध चारों ओर से सुरक्षित था, बड़ा एरिया था। लेकिन भारत का पश्चिम और उत्तर का भाग, यानी ये वाला भाग, पश्चिमोत्तर भाग कैसा था? अशांत था। पश्चिमोत्तर भाग कैसा था? अशांत था। तो प्राचीन काल में भारत का पूर्वी भाग यानी मगध का एरिया कैसा था? शक्तिशाली और शांत था, राजनीतिक रूप से स्थिर था। यहां कोई इसके शासन को हिलाने वाला नहीं था जब तक कि इनके खुद के सेनापति वगैरह इनको मार काट के ना हटा दे। अभी भी देखिए 3-3 वंश चेंज हो गया, क्या कोई बाहरी आक्रमण हुआ है? नहीं। लेकिन सिकंदर इसी वक्त में, इसी समय में 326 ईसा पूर्व, कब? 326 ईसा पूर्व सिकंदर इस एरिया में एंट्री मार रहा था। और जब इधर एंट्री मार रहा है तो बताइए ये कौन सा एरिया कहलाएगा? आसान था। यहां 2 महाजनपद मिलेंगे। एक आपका कौन सा मिलेगा? कंबोज। एक आपको मिलेगा गांधार। तक्षशिला राजधानी थी। तो वो इस एरिया में आने लगा। कौन? सिकंदर। अब सिकंदर जब यहां आने लगा तो तक्षशिला जो जगह था, तक्षशिला के एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों उन्हीं का नाम था। उनके पिता का नाम था गुणी, तो गुणी पुत्र चाणक्य, गुणी पुत्र चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो उनको एक बात पता थी कि अगर सिकंदर यहां आ गया तो सिकंदर के मतलब ऊपर एक सनक सवार है कि हमें पूरे विश्व को जीत लेना है। उसे जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सनक सवार है कि हमें पूरे विश्व को जीत लेना है। जब कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति शासन करने लगता है अपने देश के ऊपर तो सबसे ज्यादा अत्याचार गरीब लोगों पर होता है, क्योंकि उसको अपने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान के चलिए हम ही को आप चाइना का प्रधानमंत्री बना देंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले चीन का दीवार तुड़वा देंगे। अब भारत के किसी व्यक्ति को आप चीन का शासक बना देंगे, क्या विकास करेगा? जिस जमीन पे आप पैदा नहीं हुए हैं कभी भी उस जमीन से प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर क्यों जमीन से प्रेम हो जाता है? बचपन से हम लोग उस जमीन की मिट्टी खाए होते हैं, मिट्टी खा खा के बड़े हुए ना, इसलिए इससे प्रेम हो जाता है। इसलिए हम इसके बारे में कभी गलत ही नहीं सोच सकते। सोचा सिकंदर आएगा भारत में, खुद तो करेगा नहीं, अपना कोनो स्टाफ बैठा देगा, कहेगा हमको यहां से 1 लाख रुपया भेजना, तो वहां से 2 लाख रुपया वसूलेगा, अपने कमाएगा। बहुत बर्बादी होने लगता है ना। तो ये बात किसको पता चल गई? चाणक्य को, कि सिकंदर एंट्री मार चुका है। सिकंदर, चाणक्य ने तक्षशिला, ये जगह कौन था भैया? तक्षशिला। कंबोज तो बर्बाद हो चुका था, तक्षशिला ही बड़ा था। कंबोज, ये जो तक्षशिला था ना, कंबोज को भी मिला लिया अपने में। तो तक्षशिला के राजा जो थे आम्भिक थे। तक्षशिला के राजा आम्भिक। आम्भिक में 2 समस्याएं। आम्भिक एक डरपोक शासक था, बहुत ही योग्य नहीं था। दूसरा, इससे थोड़ा अय्यास बहुत बड़का था। इससे थोड़ा ये सब मराया है सब यही चक्कर में, सबको समझे में नहीं आता है इसे। तो इसको मतलब डेली कोई ना कोई इसको पसंदे आ जाती थी। इसको अपनी पत्नी से जमता नहीं था आम्भिक को, तो इसकी पत्नी खुद से नहीं झगड़े। अब जब कभी भी फैमिली में झगड़ा होता है ना, जब कभी भी फैमिली में झगड़ा होता है तो फिर बहुत बड़ा प्रलय आता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है। क्योंकि सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना तो 1 कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो, आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता है। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या यही है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे लड़ेगा सब अपने में, हद है यार। देखेंगे ना अब मम्मी पापा में झगड़ा होगा, बताओ, बुढ़ो सब झगड़ा करके बैठा है सब। अरे तरीका बुढ़ा गए लोग यार, आप झगड़ा का ये कर रहा है लोग। नहीं, उन लोग को समझ में आता है अभी हम जवाने हैं। अब भाई इस पे गलत ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें आप लोग में मम्मी पापा में झगड़ा नहीं होता हो, लेकिन किसी किसी में ईगो बना लेते हैं। यही हाल हो गया किसके साथ? तक्षशिला। तक्षशिला के राजा कौन थे? आम्भिक। तक्षशिला के राजा आम्भिक। इनका पत्नी से जमता था नहीं, तो पति पत्नी जो थे उन्हें दाम्पत्य जीवन कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में
दंपत्ति मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, तो इनके दंपत्ति जीवन उतना अच्छा से नहीं था। जबकि सिकंदर की पत्नी रेक्सोना बहुत सुंदर भी थी और मतलब दोनों में जमता भी था, दूरदर्शी विचारधारा की थी वो। अब इसका फायदा उठा लिया कौन, सिकंदर, और तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। तक्षशिला पर जब आक्रमण किया तो तक्षशिला पर आक्रमण के डर के मारे आंभिक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया और यह भारत की जमीन पर, उस समय अखंड भारत की धरती पर सिकंदर की पहली जीत हो गई। और आंभिक यही नहीं रुका, चोट्टा उसने कह दिया कि आप आगे बढ़िए और यहां सिंध का राजा पोरस जो है, पोरस को हराने में हम आपका साथ देंगे। तो पोरस को मारने में खुद भारत का राजा आंभिक था और सिकंदर की फौज थी। सिकंदर की फौज ने जितनी बुरी तरह से पोरस को नहीं मारा, उससे बुरी तरह से उसकी सारी सूचनाओं को लीक कर दिया गया, किसके थ्रू, आंभिक के थ्रू, तक्षशिला के राजा आंभिक। और पोरस को भी क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। और पोरस को जब युद्ध के मैदान पर हराया गया तो पोरस को उसको रथ से घसीट के लाई सिकंदर की सेना, सिकंदर के सामने खड़ा किया गया। सिकंदर ने बोला कि देखो तुम क्या चाहते हो, मेरे घुटने टेक दो, हमें तुम्हारी जिंदगी बकस देंगे। कहा कि काट दो, हमको ऐसी थूकी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, आंभिके को दे दो, वहां पर नहीं रहना हमको, ऐसे किसी के भीख पे पलना। तो बहुत खुश हुआ सिकंदर, बहादुर ही बहादुर की इज्जत करता है वहां पर, बहुत खुश हुआ। और सिकंदर की पत्नियों खुश हो गई। तो सिकंदर को कहा कि रे ते काय खुश हो रही है रे, डबल बॉन्ड बनाएगी क्या, राखी बांध राखी बांध राखी। तो क्या बनवा दिया, राखी बनवा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिकंदर भी टेंशन फ्री हो गया क्योंकि बहादुर था, इसको टेंशन था कहीं कहीं व्हाट्सएप नंबर मिल गया तो दिक्कतें हो जाएगी। तो अब पोरस को कहा गया कि देखो हम तुम्हें एक राजा की उपाधि देते हैं, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी वीरता को देखकर लौटा देते हैं, बदले में तुमसे एक ही चीज मानते हैं, जब तो हम आगे की ओर आक्रमण करेंगे, किधर की ओर, मगध की ओर, क्योंकि अब मगध इतना आगे आ चुका था, तो तुम हमारी क्या करना, मदद करना। अब ये तो घेरा गया पोरस। रीजन क्या है कि सिकंदर तो सार हो गया ना उसका, नहीं क्या हो गया, बानोई हो गया वहां पे, एक रिश्तेदार हो गया। दूसरा हारे हुए हो यार, तुम्हारे दादागिरी नहीं चल पाएगा हारने के बाद, कितनों शान दिखा लो कि मार दो ये कर दो, लेकिन हार होती है। तो मजबूरी में अब पोरस, आंभिक दोनों और सिकंदर तीनों की अब भूमिका किधर थी आगे बढ़ने के लिए, मगध के लिए। अब यहां मगध, तक्षशिला के राजा का गुरु का नाम चाणक्य, ये कहां आए थे, मगध में, समझाने किसको, धनानंद को समझाने आए थे। और धनानंद को समझा रहे थे कि अगर ये सिकंदर यहाँ घुस जाता है तो यहाँ से आर्थिक विदोहन करेगा, आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देगा, आप इसको संभालिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इस बीच धनानंद नशे में था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। कहता कि रे ये कहाँ का आया है ब्राह्मण। धनानंद इनको, चाणक्य को, उनका चोटी पकड़ के फेंकवा दिया बाहर। सोचो चोटियां नोच के फेंकवा दिया और नोचा तब खुल गया, बांधते थे लोग ना चोटी, उस खुल गया वहां पे। अब धनानंद के सामने इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था चाणक्य का, और चाणक्य ने वही कसम खाया था कि तुमने मेरी शिखा खोली है, इसको तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको इस धरती से ना उजाड़ देते हैं यहाँ पर। अब वहां से धनानंद चले आए वापस, सॉरी धनानंद करे चाणक्य, और चाणक्य यहाँ आए कहां पर, अपने तक्षशिला में, और अपने सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था चंद्रगुप्त, सबसे प्रिय शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त को कहा कि देखो ये चोट्टा अपने मदिरा पान में लगा हुआ है, इसकी बर्बादी करना तो फिक्स है, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, हमारा बाल नोच दिया, बेइज्जती कर दिया यहाँ पे। समझ गया चाणक्य ने। अभी पहला काम हमारा क्या है, सिकंदर, इसलिए दिमाग से उतर जाओ और हकीकत देखिए चाणक्य की। गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया ही नहीं था कि मगध में मेरी बेइज्जती हुई, क्योंकि गुरु को पता था कि जो मेरा शिष्य है इसको माइंड डेविएट हो जाएगा कि ये सिकंदर से बड़ा दुश्मन मानने लगेगा किसको, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको धनानंद। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को बताया नहीं, कहा कि यहां से ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये कमजोर हैं, और तुम किससे लड़ो, सिकंदर से लड़ो। तो कहा कि महाराज हम ना राजा है ना कुछ है, हम तो चाहे वो अकेले 3-3 को राजा, हम लड़ेंगे कहां से। तो वहां काम आया अंधविश्वास। अंधविश्वास इतना भयानक चीज होता है कि किसी को डरा के रख देता है। गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सिकंदर की सेना में ये बात फैलाने में सफल हो गए कि जो भी इस ब्यास नदी को पार करेगा तो आगे भारत शुरू हो जाता है, मुख्य भूमि, और भारत देवों की भूमि है, यहाँ भगवान लोग का निवास होता है। बिना अनुमति कोई युद्ध की नीति से आता है तो भयंकर भयंकर बीमारी हो जाती है, आंख फूट जाता है, प्लेग हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो सिकंदर का प्लेग हो जाता है, यहाँ कोनो हमारे यहाँ जादू टोना नहीं होता है। तब तक भोजन में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की एगो सेना को मारा, अब मार के उसकी वर्दी पहन के गुप्तचर बन के घुस गया, क्योंकि भाई गुरु थे चाणक्य, उनको पता था कि किस तरह से अजात शत्रु ने वर्षकार की मदद से घुसकर वैशाली में हर एक जानकारी निकाल लिया। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एक गुप्तचर बना के किसकी फौज में घुसा दिया, सिकंदर। और सिकंदर इस अफवाह को फैलाने में कामयाब हो गया और धीरे धीरे वहां के लोग डरने लगे। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने खाने में जहर मिला दिया। उस समय फोरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं थी,
कौन सी पता चलेगा कैसे मर गया? वहां पे जांच होता था कुछ। और जहर एक से एक कैटेगरी का था, आज खाओ 2 दिन बाद मरो, आज खाओ 3 घंटा बाद मरो, आज खाओ 6 महीना बाद मरो, इस टाइप का। तो जहर दिया और 1 हफ्ता बाद उसका असर दिखने लगा। 1 हफ्ता बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 हफ्ता पहले क्या खाए थे। आपको पता है क्या पिछले संडे क्या खाए थे? किसी को नहीं पता। कौन ध्यान देता है यहाँ पे? और घुसा पूरा तरह से फैला दिया अफवाह को। सिकंदर की फौज में अब धीरे धीरे क्या फैल गई? अफवाह। और कहा गया कि चलो एक काम करो, जिसको जिसको ब्यास नदी पार करना है चलो। तो ब्यास नदी में घूम फिर के आया सब। जानते हैं किसको ले आया था सब घुमाने के लिए? जो उनके खनवा में जहर दिया था, टहल के आया सब ब्यास नदी में। 1 हफ्ता बाद मर गया। अचानक कहा देखो 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 यही होता है यहाँ पे, जाओगे लोग तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। तो अफवाह भी बहुत फैली गई। अब जब एक आदमी अफवाह से मरता है ना तो बहुत भयानक हो जाता है। आप देखे होंगे भारत में चोटी कटुआ का, पता नहीं कोनो को चोटी कटाया था कि नहीं, लेकिन अफवाह बहुत भयानक हो गया था। लड़की सब सोती नहीं थी, सब डर के मारे। वहां पे मुंह नचुआ वाला कई कई चीज ऐसा ऐसा अफवाह हो जाता है। तो ऐसे ही मुंह नचुआ वाला अफवाह कहां फैल गया? यहाँ पर। अब यहाँ पे तो धनानंद ने किसको भगा दिया था? चाणक्य। यहाँ चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ अफवाह फैलाने में क्या हो गए? सफल हो गए। अब सिकंदर की फौज 2 कारण से, एक तो पूरी तरह से थक चुकी थी, लगातार युद्ध कर करके थक गई थी फौज। यहाँ इससे आम्भिक से लड़ी थी, लड़ने के बाद ही ना सरेंडर किया था। थोड़ा मोड़ा युद्ध हुआ था तुतु में। पोरस से बहादुरी से लड़ी थी और उधर से लड़ते हुए आ रही थी। और दूसरे की जमीन पे बैठी है, टेंट में लगा के, नींद अच्छा से नहीं आएगा। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था कि घरे बतिया ले। कोनो कोनो का हाले फिलहाल बिया हुआ था तो घरे लौटना था बेचारा, फोन नंबर भी नहीं था उस समय, कबूतर खत ले जाते थे सब। तो कहा कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। दूसरा अफवाह फैल गया कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा वो क्या होगा? मरेगा। और डेली उसके कहीं कहीं कुछ कुछ डिजाइन से मर रहा था सब वहां पे। उसके बाद आ गया ब्यास नदी में बाढ़। अब ब्यास नदी लबालब हो गया। भारत की नदियों में बाढ़ आता है तो सोचा समुंदर बन जाता है। अब कैसे लड़िएगा? उसके बाद अफवाह यह फैला दिया गया कि धनानंद के पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है। हाथियों की क्या है? बहुत बड़ी फौज है। और सिकंदर हाथी लाया नहीं था। क्या लाया था? घोड़ा। और घोड़ा और हाथी क्या कि घोड़ा कुछ करेगा? हाइट, युद्ध में हाइट का बहुत बड़ा फायदा होता है। किसी भी तरह से करके इसकी सेना में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया और सिकंदर की फौज डर कर लौट गई। वहां पे सिकंदर ने बहुत कोशिश किया क्या करने के लिए? अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए कि किधर चलो, भारत की ओर आक्रमण करो। सिकंदर की फौज मानी ही नहीं, कहीं कि भाड़ में जाओ। सोचा राजा तुमको जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे, या ब्यास नदी पार करेंगे, उधर भगवान सब की जमीन है, देख रहे हैं किसी का आंख फूट गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, हम नहीं जाने वाले, कहीं और हमको हमला के लिए भेजे। समझाते रह गया सिकंदर, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं माना। चाणक्य की पहली नीति सफल हो गई कि हमें सिकंदर को वापस भेजना है। अब दूसरे नंबर पे कौन है? कौन? धनानंद। शक्तिशाली कौन था? सिकंदर। जब सिकंदर को वापस भेज दिया गया तो धनानंद को नहीं डेक्ची के मसाला है। इन दोनों का विश्वास भी बहुत ऊपर उठ गया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई थी। सिकंदर का जो नौसेना प्रमुख था, एडमिरल नहीं होते थे आज के समय में, एडमिरल, नौसेना प्रमुख नियारकस, क्या नाम था? नियारकस। वो अपनी फौज को चुपचाप नौसेना प्रमुख लेके चला गया, क्योंकि उसका काम था नाव बनाना नदी उदी को पार करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिकंदर का सेनापति नियारकस जो था वो तो लौट गया, लेकिन सिकंदर का थल सेना प्रमुख जो था सेलुकस निकेटर, क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। उसको डाउट था कि यहां कोई श्राप से लोग नहीं मरा है, कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ है। वो सिकंदर को नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन सिकंदर भी अपनी फौज के आगे मजबूर था, लौट गया। यहां पर सारा तांडव हुआ था, यही एरिया था। यहाँ ये है आपका तुर्की, ये है ना तुर्की, और तुर्की के पास यहाँ है मेसिडोनिया। जस्ट तुर्की के पास कौन सा जगह है? मेसिडोनिया। सिकंदर ससुरा कहां से आया था? मेसिडोनिया। इसी को क्या कहते हैं? मकदूमिया। इसी को क्या कहेंगे? यूनान। इसी को क्या कहेंगे? ग्रीक। सब इसी एरिया का है। ग्रीक, यूनान, सब एक ही एरिया का नाम है, ग्रीक। जैसे हम लोग किस तरह कहलाते हैं? अखंड भारत। उसमें ससुरा अफगानिस्तान भी आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, भारत आ जाएगा। उसी तरह कौन सा? ग्रीक या यूनान। देश का नाम बोलिए तो मेसिडोनिया, मकदूमिया। इधर से ससुरा आया और यहां पर आक्रमण किया। यहां पर इतना मारधार कर रहा था, और जब सब नहीं हो पाया तो यहां से क्या हो गया? लौट गया। इसका नौसेना प्रमुख इधर से लौट गया और ये इधर से ऐसे लौट रहा था। लौटा, जब इराक में पहुंचा। ये लड़ाई कब लड़ी गई? 326 ईसा। पोरस से लड़ाई हुई 326। क्या आगे भारत में बढ़ सका? नहीं। लौटा तो भैया ये तो 326 के बाद 27 आएगा कि 25 आएगा? 25। बीसी उल्टा चलता है। बीसी मतलब क्या होता है? उल्टा चल। तो यहां पहुंचा इराक में, लौटा, धीरे धीरे पैदल सेना से आराम से लौटता था। कहीं 1 महीना इंतजार करता था, कहीं पार्टी चलती थी, कहीं कुछ, किसी दूसरे दोस्त से मिल गया। ऐसे करते करते यहां पहुंचा 323 ईसा पूर्व। कब पहुंचा? 323। किस देश में? इराक में। अभी यहां आतंकवादी भर गया ISIS वाला। तो इराक में, इराक का शहर का नाम है बेबीलोन। क्या नाम है? बेबीलोन।
323 ईसा पूर्व ये कहां पहुंचा? बेबीलोन। बेबीलोन में इसे में पेट में अचानक दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, और पेट दर्द की वजह से इसमें डायरिया टाइप की बीमारी, उस समय अल्ट्रासाउंड से होता ही नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। इसके वैद्य वगैरह ने बहुत इलाज कराया और मर गया। कहां पर? कहां पर? बेबीलोन में मर गया। जब ये मरा ना तो इसका घोड़ा का नाम था बुके फराल। घोड़ा का नाम क्या था? बुके। घोड़ा भी बेचारा मर गया हार्ट अटैक से। वो भी बेचारा कहा कि ओ माय गॉड मेरा सिकंदर मर गया। उसका घोड़ा और वो दोनों मर गए। कहां पर? बेबीलोन। इतिहास का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि इस सिकंदर को जहर देने का काम चाणक्य ने ही किया था। इतिहास का है, क्योंकि चाणक्य जहर विद्या में बहुत ही निपुण थे। वो उनकी सबसे खतरनाक हथियार थी सब 20 कन्याएं। जो लड़की छोटी रहती थी ना तो बचपने से समझ में आ जाती है सब 5-6 साल में कि बड़ी होगी तो ये बहुत खूबसूरत होगी। तो ऐसी लड़कियों को वो क्या करते थे, सेलेक्ट करके और उनको 20 कन्या बना देते थे। उनको नमक की मात्रा कम देते थे ताकि जिससे कि उनके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाए। थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, हल्का हल्का, जिससे शरीर एडॉप्ट कर सके। उसके बाद उन्हें क्या बना देते थे? 20 कन्याएं। और ये 20 कन्याएं बहुत खतरनाक थी। सिकंदर की सेना में कई गो 20 कन्या दांते काट काट मुंगा दी सब। यहाँ पे खूब सुंदर थी सब। लड़का सब ससुरा पगला होता है सही सब। खूब सुंदर रहेगी और सुंदर लड़की को क्या दिक्कत है, मेकअप मार के आएगी, देख के इसे बाल मुस्कुरा दी काम कर। ओ माय गॉड, हद है यार तुम लोग। यहाँ मर गया वहां पे। तो ये 20 कन्याएं भी बहुत थी सब उनके पास। इनकी बहुत बड़ी शक्ति थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल भी 20 कन्याएं, दांत में नहीं आंख में जहर है तो पूरा करियर चौपट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे लोग से क्या करना है? बच के रहना है। इतिहास का यह धड़ा यह भी कहता है कि जहर किसने दिया था? चाणक्य ने। किसने दिया? चाणक्य ने दिया। खैर अब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जहर चाणक्य ने ही दिया था, और अगर दिया था तो बहुत अच्छा किया था, मरा गया। अब एक और तर्क है कि भारत को उसने नहीं जीता था। तो भाई अगर आप अखंड भारत कहते हैं, अगर अखंड भारत कहते हैं तो उसने भारत पर घुस चुका था। लेकिन वर्तमान भारत को कहते हैं तो नहीं घुसा था। तो वर्तमान जो भारत है इस पर आक्रमण नहीं कर पाया था। लेकिन उस समय का जो भारत था या जो अखंड भारत था, उस समय देखिएगा तो उस समय तो आम्भिक भी तब हम ही लोग में थे, पोरस भी हम ही लोग में थे कि नहीं थे यहाँ पर। तो ये सिकंदर लौट गया यहाँ पे। सिकंदर का फाइल निपट गया।